साल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भुगतान शेष। भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या हैं या मतलब कि तत्व क्या हैं, हम इस चैप्टर में जानेंगे और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भुगतान शेष। भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, प्रत्येक सरकार एक निश्चित समयावधि में देश और शेष विश्व के बीच हुए सौदों का विवरण रखती है। ये विवरण देश का भुगतान शेष माना जाता है। मतलब कि हमारे देश से और जो शेष विश्व में जो देश हैं उनके बीच में जो आर्थिक लेन देन होता है, आर्थिक सौदे होते हैं, उनके विवरण को हम भुगतान शेष कहते हैं। जरा परिभाषा में देखते हैं क्या है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें एक विशेष समयावधि के दौरान निवासियों और शेष विश्व के बीच में आर्थिक लेन देन को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि भाई आर्थिक लेन देन जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो सामान्य निवासी हैं उनके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए सामान्य निवासी कौन होते हैं। देश के निवासियों में व्यक्ति, फर्म, सरकारी एजेंसियां शामिल है, परंतु निवासियों में दूतावास के कर्मचारी, विदेशी सैनिक के कर्मचारी, पर्यटक, प्रवासी श्रमिक, विदेशी कंपनी की शाखाएं शामिल नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सामान्य निवासियों में कौन कौन शामिल है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है इस देश का, फर्म हो सकता है या सरकारी एजेंसियां हो सकती हैं, परंतु जो दूतावास हैं वो शामिल नहीं होंगे, या जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हैं पर्यटक जो होते हैं वह सब शामिल नहीं होंगे, या जो प्रवासी श्रमिक हैं यहाँ पर, ठीक है, वह सब शामिल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही प्रश्न उठते हैं कि भाई निवासियों में, सामान्य निवासियों में कौन कौन शामिल है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आगे देखिए क्या है कि भाई आर्थिक सौदे क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्या भाई आर्थिक लेन देन को क्या कहते हैं, हम भुगतान शेष कहते हैं। तो देखिए आर्थिक सौदे में क्या क्या आते हैं। एक तो दृश्य मदे। अब दृश्य मदे मतलब जिसको आप देख सकते हो, सीधी सी साधारण सी भाषा में आप समझ सकते हो किन चीजों को देख सकते हो भाई, जो वस्तुएं वगैरह हैं तो वस्तुओं वगैरह की लेन देन होती है इसमें। फिर है अदृश्य मदे। अदृश्य मतलब कि सेवाएं वगैरह, सेवाओं वगैरह को आप देख नहीं सकते हो, जैसे बैंकिंग होगी, बीमा हो गए, ठीक है, तो ये सब सेवाएं होती हैं, तो सेवाएं वगैरह को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आर्थिक सौदा में दृश्य मदे, अदृश्य मदे भी शामिल होती हैं। और उसके बाद देखिए एक पक्षीय हस्तांतरण। अब एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है, मतलब एक तरफा सौदा होता है ये। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आर्थिक सहायता या कोई गिफ्ट वगैरह दे दिया तो इसको एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं। उपहार वगैरह दे दी जाए तो इसके एक पक्षीय। अब ये थोड़ी ना होता है कि भाई उपहार दिया है तो उसके बदले में दूसरा व्यक्ति कोई कुछ मांगेगा, ठीक, तो ऐसा नहीं होता। ये एक पक्षीय हस्तांतरण होते हैं। तो ये 3 मदे जो हैं आर्थिक सौदों में शामिल किया जाता है। देखिए लेखांकन की दृष्टि से बीओपी हमेशा संतुलित रहता है, क्योंकि इसे दोहरी लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। ये मैंने डार्क में कर रखा है। तो ये ध्यान रखना कि बीओपी को हमेशा संतुलित रखा जाता है, संतुलन किया जाता है। अब बीओपी के प्रकार होते हैं ये हम आगे देखेंगे, परंतु ये ध्यान रखना है कि बीओपी को हमेशा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। देखिए भुगतान शेष के घटक क्या है। एक तो चालू खाता, और चालू खाता के साथ साथ यहाँ पर देखिए और क्या है कि भाई पूंजीगत खाता। तो ये 2 जो है मेन घटक माने जाते हैं भुगतान शेष के। अब चालू खाते में क्या क्या आता है जरा हम ये देख लेते हैं। तो देखिए चालू खाता है, चालू खाते से अभिप्राय उस खाते से है जो एक दी गई समय अवधि के दौरान वस्तुओं सेवाओं के निर्यात, आयात तथा एक पक्षीय अंतरण से संबंधित सभी सौदों का रिकॉर्ड करता है। तो चालू खाते में क्या क्या आते हैं भाई, वस्तुएं आती हैं, सेवाएं आती हैं, और एक पक्षीय अंतरण इसमें रखा जाता है। तो ये क्योंकि ये लगातार क्या होता है कि भाई लेन देन होती रहती हैं, तो इसलिए इसको हम चालू खाते में रखते हैं। अब चालू खाते के घटक देखिए क्या है, वस्तुओं का आयात और निर्यात। हमने इससे पहले ही बात कर ली है कि भाई वस्तुओं की लेन देन होती है, आयात निर्यात होता है, और सेवाओं के आयात निर्यात, ठीक है, तो सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है इसके अंदर, है, जैसे कि बीमा होगी, बैंकिंग वगैरह होगी, तो ये सब सेवाएं होती हैं।
और विदेशों से एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। एक पक्षीय अंतरण कौन से होते हैं, जैसे उपहार वगैरह हो गए, मतलब गिफ्ट वगैरह हो गए, उनका लेन देन जो होता है एक पक्षीय अंतरण होता है, तो ये भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके अतिरिक्त एक चौथा मद और है, विदेश से आय प्राप्तियां, विदेश को भुगतान। अब आय प्राप्तियां मतलब जैसे किसी चीज पे ब्याज की प्राप्ति होनी है, परिसंपत्तियों से किराए की प्राप्ति होनी, तो ये आय की प्राप्तियां होती हैं। ये चारों मदें जो हैं चालू खाते के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि भाई चालू खाते के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। भाई वस्तुओं का आयात निर्यात, ठीक है, उसके अलावा सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण, और क्या है कि विदेश से आय प्राप्तियां या विदेशों को भुगतान करना। तो ये सारी चीजें जो हैं चालू खाते के अंदर आती हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में यही बनेगा। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि चालू खाते के अंतर्गत क्या आती हैं। अब आगे देखते हैं क्या है पूंजी खाते के अंतर्गत क्या आती हैं। सबसे पहले देखते हैं पूंजीगत खाता होता क्या है। तो देखिए बीओपी पूंजीगत खाता देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए उन सभी सौदों का रिकॉर्ड रखता है जो देश के निवासियों या उनकी सरकार की संपत्ति या देयता के परिवर्तन लाता है। पूंजीगत खाता वित्तीय हस्तांतरण से साथ संबंधित होता है, इसलिए देश की आय, उत्पादन, रोजगार का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। तो देखिए पूंजीगत खाता जो होता है उसके अंतर्गत क्या करा जाता है कि भाई सरकार जो है अपने ऐसे हस्तांतरणों को रखती है या ऐसे लेन देन को रखती है जो कि चालूगत खाते से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि होता क्या है कि इसमें ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि मान लीजिए चालूगत खाता जो है उसमें नुकसान हो जाए, या कह सकते हो कि वह संतुलन की स्थिति में ना हो, अतिरेक हो जाए, हैं, तो इसमें क्या होता है कि पूंजीगत खाते से हम कई बार उसको संतुलित करने के लिए लेन देन करते हैं। तो ऐसे जो चीजें होती है पूंजीगत खाते के अंदर आती हैं। जैसे देखिए विदेशों को उधार या विदेशों से उधार लेना। तो अब क्या है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर चालूगत खाते में नुकसान हो जाता है या कह सकते हो कि वो डेफिसिट में चल रहा है, हैं, तो डेफिसिट में चलेगा तो क्या होगा कि हमें तो भाई उधार लेना पड़ेगा ना, उस चीज को भरना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया कि भाई संतुलित करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, है, या तो विदेशों को उधार देना। तो ऐसे जो वो होते हैं ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ऐसे जो लेन देन होती है, इसको हम क्या करते हैं वित्तीय खाते में रखते हैं। देखियो निजी क्षेत्र, सरकार इत्यादि द्वारा विदेशों से उधार संबंधी सभी सौदे, ऐसे ऋणों की प्राप्ति और विदेशियों द्वारा ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान धनात्मक भाग पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखिए निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा विदेशों को ऋण के सभी सौदे, विदेशों के ऋण का पुनर्भुगतान ऋणात्मक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा देखिए 2 चीजें और हैं, विदेशों में या विदेशों से निवेश। तो ये भी पूंजीगत खाते में आता है कि भाई विदेशों में निवेश करना है, या कोई विदेशी जो है यहाँ पर निवेश कर रहा है, तो विदेशों से निवेश या विदेशों में निवेश, ठीक है, ये पूंजीगत खाते में आता है। और विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन, जो हमारा विदेशी विनिमय कोष है उसमें परिवर्तन होना, कम ज्यादा होना, ठीक है, ये भी पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है। तो पूंजीगत खाते के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं। पहला क्या है, विदेशों को उधार या विदेशों से उधार, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विदेशों में और विदेशों से निवेश, और उसके बाद विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन आना। तो ये सारी चीजें क्या है पूंजीगत खाते के अंदर आती हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों को कि पूंजीगत खाते के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। आगे देखिए क्या है, बीओपी निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई बीओपी, उससे पहले मैंने बताया कि भाई कई टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया था कि भाई बीओपी जो है हमें संतुलित करना पड़ता है, संतुलित रहना चाहिए। तो क्या है, बीओपी संतुलित होता है जब विदेशी विनिमय की प्राप्ति विदेशी विनिमय के भुगतान के बराबर हो। सीधी सी बात है, प्राप्तियां उतनी हैं और भुगतान भी उतना ही है, तो क्या होगा कि भाई हमारा जो भुगतान शेष है वो क्या होगा कि भाई संतुलन होगा, भाई दोनों चीजें बराबर हैं, तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में संतुलन बना जाता है। और अतिरेक में क्या है, अतिरेक मतलब भाई प्रॉफिट में रहना एक तरह से। तो क्या होगा कि भाई प्राप्तियां हमारी ज्यादा होंगी और भुगतान कम होगा, तो हम क्या होंगे, अतिरेक में होंगे, ठीक है। अब प्राप्तियां ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है कि हमने 100 रुपए प्राप्त किए,
और हमें 80 रुपये देने हैं, तो हमें हमारे पास 20 रुपये बच गए ना, तो यही अतिरेक होता है कि भाई प्राप्तियों का ज़्यादा होना और भुगतान कम करना। घाटा देखिए, घाटा क्या है, बीओपी का घाटा, बीओपी का घाटा जस्ट अपोजिट है अतिरेक का, कि भाई हमारी प्राप्तियां कम होना और भुगतान ज़्यादा करना। अब प्राप्तियां मान लो 80 रुपये थे और भुगतान 100 रुपये करना है, तो हम घाटे में जाएंगे कितना, 20 रुपये। ठीक है, तो इसको हम घाटे का बीओपी कहते हैं, परंतु अंततः जो है बीओपी उसको संतुलित कर लिया जाता है। देखिए व्यापार शेष का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक पार्ट है व्यापार शेष। तो व्यापार शेष क्या होता है जरा देखिए। व्यापार शेष बीओपी से अभिप्राय दृश्य मदों के निर्यात आयात की राशि के बीच के अंतर से है। तो देखा हमने भुगतान शेष में क्या पढ़ा था, भुगतान शेष में हमने पढ़ा था कि उसमें दृश्य मदे, अदृश्य मदे और एक तरफा हस्तांतरण तीनों चीजें आती हैं, परंतु व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदे आती हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि भुगतान शेष जो है का ही एक ये पार्ट है, एक भाग है छोटा सा, कह सकते हो भुगतान शेष जो है बहुत बड़ा वो है और उसका छोटा सा भाग जो है व्यापार शेष है। तो क्योंकि इसमें सिर्फ दृश्य मदे शामिल की जाती है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे शामिल की जाती हैं। देखिए व्यापार शेष का जो फॉर्मूला लिख रखा है, सूत्र वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। क्योंकि दृश्य मदों की बात की गई है तो दृश्य मदे सिर्फ वस्तुएं होती हैं, सेवाओं को तो इसमें हम शामिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि इसमें वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं का आयात ही लिया जाता है। अब जैसे कि बीओपी था कि भाई संतुलित हो सकता था, अतिरेक हो सकता था, घाटे में हो सकता था, वैसे बिल्कुल व्यापार शेष है कि भाई अतिरेक कब होगा, जब वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा होगा और वस्तुओं का आयात कम होगा, तो क्या होगा, अतिरेक होगा। और घाटे में कब होगा, जब निर्यात कम होगा और आयात ज़्यादा होगा, तब हम उसको घाटे में कहेंगे। उसका संतुलित कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अब देखते हैं आगे क्या रह गया है, स्वैत मदे और समायोजक मदे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। स्वैत मदे कौन सी है, समायोजक मदे कौन सी है। इससे पहले मैंने बताया था कि जो भुगतान शेष है उसको संतुलित करना पड़ता है, और जो भुगतान शेष है वो अतिरेक भी हो सकता है, घाटे में भी हो सकता है। तो उसी बेस पे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वैत मदे कौन सी होती हैं। देखो स्वैत मदों से अभिप्राय उन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सौदों से है जो किसी आर्थिक उद्देश्य जैसे कि लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चालू खाते का जो लेन देन होता है वो स्वैत मदों के अंदर आता है। वो क्या होता है भाई, आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। हम आयात निर्यात जो भी कुछ कर रहे हैं वो आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं, तो उसको हम स्वैत मदे कहते हैं कि भाई हमने खुद ही स्वयं जो है लेन देन किया है, किसके लिए, आर्थिक लाभ प्राप्ति करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर देखो क्या क्या है कि भाई चालू खाते में तैयार वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं का, और उसी तरह से एक चीज और ध्यान रखना है, पूंजीगत खाता जो होता है, पूंजीगत खाते में जब निजी व्यक्ति लंबे समय अवधि के लिए ऋण ले लेता है और पुनर्भुगतान करता है तो उसको भी स्वैत मदों में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, पूंजीगत खाते के सौदे में से जो निजी व्यक्ति लंबे समय के लिए ऋण ले या पुनर्भुगतान करे तो उसको भी स्वैत मदों में रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी चालू खाते के जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेन देन चल रही है, वो तो स्वैत मदों के अंदर आता ही है, क्योंकि वह सब जो ट्रांजैक्शन है, जितनी भी लेन देन है, वह सभी की सभी जो है प्रॉफिट से प्रभावित है। वो प्रॉफिट के लिए ही किया जा रहा है, लाभ प्राप्ति के लिए ही किया जा रहा है। अब देखिए क्या है समायोजक मदे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है, समायोजक मदों से अभिप्राय उन सौदों से है जो स्वैत सौदों के अतिरेक या घाटे को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए अगर स्वैत मदों में मतलब कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान से इस घाटे में चल रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए जो किया जाता है उसको हम समायोजक मदे कहते हैं। अब इसमें क्या आएंगे भाई, पूंजीगत सौदे आएंगे, सीधी सी बात है, उसको पूरा करने के लिए हम पूंजीगत सौदे का इस्तेमाल करें ना। अब भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मान लीजिए घाटे में चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और उधार किस में आएगा, उधार तो पूंजीगत खाते में आता है। तो देखिए इसमें क्या है कि भाई सौदे क्षतिपूर्ण वाले पूंजीगत सौदे होते हैं जो कि भुगतान संतुलन को स्वैत मदों
के असंतुलन को सही करने हेतु किए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि भाई अब देखिए क्या है, उदाहरण के लिए यदि बीओपी के चालू खाते में घाटा है तब यह घाटा विदेशों से पूंजी अंतर्प्रवाह को पूरा किया जाता है और बीओपी में घाटे को पूरा करने के लिए स्रोत विदेशी विनिमय कोष या आईएमएफ या विदेशी मुद्रा प्राधिकरण से उधार लिया जाएगा। और उधार किस में आएगा? पूंजीगत खाते में आएगा। तो समायोजक मदों के अंदर स्पेशली पूंजीगत खाते को ध्यान में रखा जाता है। जो पूंजीगत खाते के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उधार लेन देन, वो जो है समायोजक मदों में आता है। क्योंकि चालू खाते में अगर घाटा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा, भाई भुगतान शेष में घाटा हो रहा है। और भुगतान शेष में जब घाटा होगा तो हमें अंत में तो संतुलित करना है उसको किसी भी तरह से, तो क्या होगा, उधार लेकर हम उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। और उधार किस में आता है, हमने पहले बात कर ली है, पूंजीगत खाते में आता है। और पूंजीगत खाते में जब आता है तो क्या होगा, समायोजक मदों के अंदर पूंजीगत खाते को वैल्यू दी जाती है। तो बस इतना सा चैप्टर था आज के लिए, बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।